25 बीघा जमीन बस अड्डे की भू माफियाओं ने कर लिया कब्जा और कौड़ियों के दाम बेच दिया और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। ये खबर आपने अक्सर सुनी होगी। दरअसल इसी पर यह वीडियो सुनिएगा, इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको आरोपी बनाया गया है अकरम खान और बाकी 9 लोगों को, तो अकरम खान जी से मैंने बात की है। और दरअसल आप इस इंटरव्यू को सुन के चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको रामनगर के ऐसे ऐसे ऐतिहासिक पहलू मिलेंगे। खासकर वो लोग जो सोचते हैं कि रामनगर में मुसलमान कहाँ से आया है। रामनगर में 1905 से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी और एलिजाबेथ ने एक अकरम खान जी को ये ज़मीन दी थी, उनके परिवार वालों को, पूर्वजों को। खामलैंड कही जाती है। रामनगर के इस इतिहास को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें आप अकरम खान से, और खुद तय करें कि अकरम खान भूमाफिया हैं या पीड़ित हैं। ये आप तय करेंगे। तो सुनिए अकरम खान जी को। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आपने आरटीआई एक्टिविस्ट अजीम खान को सुना, आज आप सुनेंगे जिनको आरोपी बना दिया गया है। हालांकि मैंने मंजू खान से भी बात की, इसमें 9 आरोपी बनाए गए हैं। मंजू खान जी से मैंने बात की इनके, तो दरअसल उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि आप अकरम खान से बात की, इस बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि वो इसको बहुत सालों से देख रहे आ रहे हैं। 92 से ये केस चल रहा है। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल स्वागत है आपका। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि दरअसल ये जमीन का मुद्दा है, आप पे बड़े बड़े आरोप लगाए गए कि आप लोगों ने 25 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है, सरकार की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, और अपने इसके जो है 4000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने बेचकर सरकार को करोड़ रुपए का चूना भी लगा दिया है। तो इन आरोपों में सर आपका जवाब चाहिए हमें। हमारा जवाब, ये आरोप लगाए किसने, पहले तो आप ये मुझे जो है ये बताएं। ये आरटी एक्टिविस्ट अच्छा, अजीम खान जी ने आरोप लगाए आप पे। वो आदमी, अब उस पर क्या बात है वो उसकी विश्वास करें, समझ गए मेरी बात। अब ऐसा तो कोई किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकता है, उसको सिद्ध करने के लिए साक्ष्य चाहिए, और साक्ष्य अगर वो है तो हम दोषी हैं। अच्छा, ये मुझे भी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जमीन जिस पे आरोप लगाया गया है आपको, वास्तव में ये जमीन, जब मैंने आपकी केस को तहकीकात किया, मैंने बताया भी है पहले वाले इंटरव्यू में कि मैं बड़ा खुद हैरान हूँ। 1905 से आप यहाँ रह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सिलसिलेवार आप ये बात बताएं ताकि ये पब्लिक सुने। और अगर वास्तव में, क्योंकि मैं इसलिए मैं आपके पक्ष में हूँ कि मैंने देखा कि नजुल की जमीन पे लोगों ने कब्जे कर लिया, वन की जमीन में कब्जा कर लिया, क्योंकि मैं पचड़ी गाँव में रहता हूँ, मेरे सामने ही लोगों ने कई बीघा जमीन कब्जा किया और टुकड़ों के बाहर बेच दिया। आपकी तो ये अपनी पुख्तों की जमीन थी, चाहे भले ही वो लीज में थी। नहीं, इसमें लीज, असल में ये लीज में क्या थी मैं आपको बताऊं। असल में ये लीज की ज़मीन ही नहीं थी। ये ज़मीन हमारे पास, इसके सारे वो हैं दस्तावेज है। 1905 से हमारे परदादा इस्माइल खां, उसके बाद दादा जमाल खां, परदादा जमाल खां, उसके बाद हमारे दादा मसीद खां, उसके बाद हमारे बाप अख्तर अली खां, और अब हमारी औलाद, ये 7वीं पीढ़ी हमारी यहाँ पर है। असल में हमारे जो बाप दादा जो रहे वो महावत रहे। जब से ये टाइगर जो है कॉर्बेट पार्क अस्तित्व में आया, इन्होंने महावत के लिए एक योजना शुरू करी। उन महावत की योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो है रामपुर से महावत बुलाए गए, जो नवाब साहब की रियासत में वो थे, ट्रेन जो हाथी को ट्रेन करते थे, मतलब जंगली हाथी को लाकर, और यहाँ से, जैसे ये कोसी का इलाका, यहाँ से कुछ लोगों को जब बाढ़ आ जाती थी तो उसे पार भी कराते थे, यहाँ से जो गाँव है छोई का। तो हमारे दादा परदादा था महावत रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। महारानी विक्टोरिया यहाँ पर घूमने के लिए आई। ये तराई भावर कोटा की नैनीताल स्टेट जो है, आज उसने यहाँ पर ख़रीद ली ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहाँ जो पुराने रह रहे थे उसने यहाँ पर अपना एक आदमी मुकर्रर कर दिया, जिसको खाम साहब कहते थे। अब जैसे मैं कहीं जाऊँ घूमने के लिए और कोई चीज़ मुझे अच्छी लगे, मैं वहाँ पे जैसे मकान या कोई पहाड़ी, जैसे अभी यहाँ मनमोहन तेल वालों ने ये भीमताल में एक पहाड़ी वहाँ स्कूल बना रखा, वो उसने खरीदी, तो ऐसी ये महारानी विक्टोरिया ने खरीद ली, उसे ये स्टेट अच्छी लगी। उसमें रहने वाले जो पुराने थे उनको उन्होंने जो है कहा कि जो लगान आप सरकार को देते थे, अब वो लगान जो है महारानी के खाते में जमा कराएंगे। और कुछ नए लोगों को थे जो गए उनके पास के साहब थोड़ी सी ज़मीन हमें दे दो, लगान हम महारानी के खाते में जमा करा देंगे और हम अपनी खेतीबाड़ी करते रहेंगे। तो उन्हें शर्तों के हिसाब से महारानी में एलिजाबेथ ने और ये क्या नाम है खान साहब ने उनको वो पट्टे जारी करे। तो कुछ पट्टे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी करे, कुछ पट्टे यहाँ खान साहब ने जारी करे। हमारा जो होता है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से था। हमारे दादा के नाम तो जो है खसरा है, साफ लिखा है हमारे उसमें खसरे में और खतौनी में, नजूल भूमि को छोड़कर सरकारी आस्थानों के दाखिलकार। तो साफ आ गया कि नजूल भूमि को छोड़कर। इसके सबूत भी देंगे आप? हाँ, वो देंगे। अच्छा। और उनके मरने के बाद हमारे दादा का इंतकाल हो गया, करीब नहीं तो 1936 में करीब उनका इंतकाल हो गया, मसीद खां का। उनकी बेवा के नाम ज़मीन तो हमारी जो है 214 खेत थे, आधा रामनगर हमारे दादा के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो अगर जब भी कहोगे मैं आपके पूरे साक्ष्य लेके, क्योंकि उस पर अब लगान इतना हो जाता था और सस्ते का ज़माना था कि हमारे जो है दादा जो है दे ही नहीं पाते थे
समझ गए। तो मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू को आप गौर से सुनिए, क्योंकि आप रामनगर के इतिहास को भी समझ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये इन्होंने कहा कि लगभग आधा रामनगर आपके ही हमारा ही रामनगर है। तो आप इसके ऐतिहासिक महत्व को समझिए। आज़ादी का वर्ष आने वाला है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ की बातें हो रही हैं, तो समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हो रही हैं। फिर आगे सर। हाँ, तो ये स्टेट महारानी एलिजाबेथ ने खरीद ली, उसने अपना आदमी मुकर्रर कर दिया, जिस उस खान साहब को इस स्टेट में असले का लाइसेंस देने का अधिकार भी था। उनके अपने कानून इस यहाँ चलते थे। जब देश छोड़ के अंग्रेज गए तो भारत सरकार के साथ एक मुआहदा करके गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी, जिन्ना वगैरह सब मौजूद थे। उस टाइम पार्टीशन नहीं हुआ था। बोले ये हम आपके हवाले कर रहे हैं, इंडिया हम आपके हवाले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ों के अधिकार को आप जो है हमारे रखेंगे। उन्होंने पहले नंबर अंग्रेज़ों ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि जो चीज़ हमने बना दी भारत सरकार उसको तोड़ेगी नहीं, जो हमने बना दिया। और जो चीज़ हमारे नाम पे नवीनीकरण है उसका नवीनीकरण अपने नाम पे नहीं करेगी। जैसे जिम कॉर्बेट आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है, भले से कमाई भारत सरकार उसको कर रही है। ठीक है, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है, महारानी विक्टोरिया स्टेशन है बॉम्बे का, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और तो पहली चीज़ जो हमने बना दी उसको तोड़ेगी नहीं, जो चीज़ हमने बेच दी भारत सरकार उसको एक्वायर नहीं करेगी। मतलब जैसे कि महारानी विक्टोरिया ने जगह खरीद ली तो भारत सरकार उसको एक्वायर नहीं करेगी। जब ही रामनगर तराई भावरकोटे की नैनीताल स्टेट का मामला जो है ज़मीनों का सरकार के पास ही नहीं है। इसमें 3 रिटें पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। इंग्लैंड की महारानी को नोटिस भी गया हुआ, एक तो पड़ी 1992 में, एक उससे पहले 13 लोगों ने और डाली है। उनका डिसीजन नहीं आया, उसकी रूलिंग भी मेरे पास रखी है और रिट नंबर भी रखा हुआ, चाहे तो आप, क्योंकि ये जब ज़मीन कर रहे थे ना फ्री होल्ड 2009 का शासन आदेश से, तो वो रिट नंबर डाल के दे रहे थे स्टेट गवर्नमेंट। उसमें ये जाके दे रही थी कि अगर ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट से जनता के हक में गया तो जो जनता से हम स्टेट गवर्नमेंट पैसा ले रही फ्री होल्ड का, वो हम आपको वापस नहीं देंगे। वो रिट नंबर उसमें डाल के दे रहे हैं। किसी दिन आप सरकार का कोई भी अधिकारी आप हो, मेरे पास वो रेट नंबर भी है, वो पीएल की पूरी कॉपी भी। अच्छा, ये खाम लैंड का क्या मतलब होता है इसका? खाम लैंड का ये मतलब होता है कि जैसे अंग्रेजों का राज था। हाँ। अब जैसे ऐसा है, मैं यहाँ से अभी चला जाऊँ, नैनीताल चला जाऊँ। हाँ। अब मुझे वहाँ कोई चीज़ अच्छी लगी। हाँ। तो मैं उत्तराखंड सरकार से पैसा मैं करोड़पति हूँ, जो है मुझे ऐसा लगा लो कि जैसे कि मैं करोड़पति हूँ। हाँ। मैंने वो खरीद ली, तो उसके सारे राइट मेरे पास हो गए। हाँ। अब वहाँ पर मैं किसी भी आदमी को बैठाऊँ, अपना मैनेजर बना के बैठाऊँ या जो भी है, तो उन्होंने महारानी ने खाम साहब बैठा था। अच्छा। अब ज़मीन इतनी थी कि वो देखभाल नहीं कर पाते थे। अब जैसे उन्होंने फिर तो एक खाम एक व्यक्ति था या एक पद था? पद था। अच्छा, वो खाम का पद था। और वो खाम साहब को इतने अधिकार थे उनकी स्टेट में ज़मीन खेती बाड़ी करने का, पट्टा जारी करने का, उनकी ज़मीन क्या नाम है असले का लाइसेंस देने का सारा अधिकार उन्हीं के पास था। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बस ये था वो। लेकिन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि टनकपुर में हमें जो टनकपुर के चेयरमैन हैं उनके पिताजी हमको मिले, तो उन्होंने भी ये खाम लैंड की बात की, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है। अच्छा, फिर आगे तो ये खाम लैंड थी। तो अब जब अंग्रेज लोग यहाँ से गए तो उस टाइम जो उनकी सल्तनत में जो नौकरी करा करते थे वफादारी के तौर पे, 214 खेत उन्होंने जो है, उसका खसरा है मेरे पास, उसमें 214 खेत साहब लिखे हुए हैं, जिसमें नाला मतलब दुनिया भर की चीज़ें उसके अंदर है। अब जब ये देश आज़ाद हुआ, भारत सरकार के पास आया, 1949 में उत्तर प्रदेश ने भूमि अनुमोदन एक्ट बनाया, जिसमें भूमि के खरीद फरोख्त के और उनको भूमि को लीज पे देने का, पट्टे पे देने का, और उसमें श्रेणी बनाई कि इनको किस को कितना अधिकार दिया जाता है ज़मीन की देख रेख के लिए, उन्हें बेचने के लिए, उन पर मकान बनाने के लिए, उन पर खेती बाड़ी करने के लिए, सारे अधिकार 1949 के एक्ट में है। उसके बाद जो नगर पालिका का गठन हुआ, हाँ इसमें एक बात और है कि जो कुछ नगर पालिका 1900 जैसे रामनगर में 1907 में नगर पालिका ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई, लेकिन भारत सरकार ने उस नगर पालिका को ख़त्म नहीं करा। उसमें वो भूमि के सारे कानून अंग्रेजों के आज भी चल रहे हैं वो। अच्छा। तो इन्होंने कुछ उसमें संशोधन करा है जो उनके पसंद की नहीं थी, भारत सरकार के पसंद की नहीं थी, उसे तो उन्होंने हटा दिया। लेकिन जो सरकार के हक में थी उसे उन्होंने चालू रखा। अब जब 1952 में यूपी गवर्नमेंट ने जब नगर पालिका का गठन हुआ तो वो 1949 का एक्ट उसमें लाके जितने भी हैं शहर में ज़मीनें हैं या गांव में ज़मीनें हैं उसमें वो अधिकार दे दिए। वो शासन आदेश आज भी है, आप कहोगे तो मैं उसकी भी कॉपी दे दूंगा आपको। अच्छा, ये लीज और पट्टे में क्या फ़र्क होता है? पट्टा ये जो था, पट्टा उन्होंने जो है उन लोगों को, क्योंकि ऐसा है ना, पट्टा दिया जाता है नजूल का। ठीक है। हाँ, और नजूल की ज़मीन वो हुई कि अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने इस देश को आज़ादी की अपने जो है प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, और ये देश आज़ाद हुआ, तो उनकी ज़मीनें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है छीन ली। अच्छा। और वो ज़मीनें को छीन के अपने पास रखा, सारा अधिकार उनको उन्होंने लीज पे दिया, उसका पट्टा करके दिया अपनी शर्तों के अनुसार। अच्छा।
कि ये मतलब हमने आपको ये 100 साल के लिए पट्टा देना है, इसमें आप खेती बाड़ी आप करो, लगान आप जमा कराते रहो, इसमें आप उनकी शर्तें जैसे उन्होंने कहा कि भाई इसमें मकान नहीं बनाओगे, आप खेती बाड़ी करते रहोगे, तो आप वो शर्त थी उनकी। या उसमें जो है इतना बटाई पे आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और इतना अपना अपने पास रखेंगे, इतना आप बेच सकते हैं, ये भी अधिकार थे। तो ये वो है, वो हुई नजूल लैंड। और खाम लैंड ये हुई कि किसी की अपनी प्रॉपर्टी हुई। अब ना तो इससे भारत सरकार से कोई मतलब है, ना ईस्ट इंडिया कंपनी से। अच्छा, यानी आप उस नियम से परे हैं, क्योंकि आपने लीज पट्टा नहीं है, आपका खाम की जमीन है, ये हम पे लागू नहीं होता, इसे हम कोर्ट में सिद्ध करेंगे, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, ये आपसे कहा गया कि पट्टा आपका 1939 जो बोला है आजिम खान जी ने कि 1969 में फिर ये पट्टा रद्द हो गया, आप रिन्यू नहीं करा पाए, वो क्या चीज़? ऐसा है, 214 खेत तो हमारे दादा को दिए गए थे। उनकी मृत्यु के बाद समझ गए, उन्होंने कहा इनके जो है 4 बेटे हैं, कल को ये जो है इनको कोई जजात में से हिस्सा ना दें, तो उन्होंने क्या काम करा, अपनी बीवी के नाम 33 बीघे का पट्टा अलग से जारी करवा दिया। अच्छा, कि अगर ये लड़के तुम्हें जो है कहीं से हक नहीं देंगे तो तुम इसमें गुजर बसर आजीवन पट्टा उनको मिला। ये किसने दिया आजीवन पट्टा? ये ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ये रेमजे कलेक्टर द्वारा, क्या नाम है, जैसे यहाँ SDM। अच्छा, हाँ, SDM जो है, तो SDM रेमजे कलेक्टर वहाँ, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तभी हो चुका था, तभी हुआ है। 1934 में उन्हें पट्टा दिया गया, 1939 में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो आजीवन पट्टा उनके नाम रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो थे, जैसे हमारे वालिद अख्तर अली सबसे छोटे थे, सबसे बड़े यूसुफ अली, उसके बाद मोहब्बे अली, उसके बाद जो है सफदर अली, इन चारों ने वो पट्टा अपने नाम करा लिया। हमारे बाप का नाम उसमें अख्तर अली का नाबालिग है, समझ गए। तो वो पट्टा रहा 1969 तक वैलिड। अच्छा, कि ये 33 बीघे का पट्टा है, बाकी वो 214 खेत अलग है, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, हाँ, ये खेत नंबर 13 में बैठे हैं हम। अच्छा, ना 307 है ना 308 है। अच्छा, ये खेत नंबर 13 है जिसमें हम बैठे हैं। अच्छा, ये 33 बीघे का हिस्सा, समझ गए। अब इस आप 307 और 308 को ध्यान रखिएगा, आगे कुछ सवाल पूछेंगे इस पे। फिर तो अब इसमें जो है ये इस पे हमारा जो है बंटवारा हो चुका। हमारे वालिद ने और हमारे बड़े ताऊ ने क्या काम करा, अपने छोटे ताऊ सफदर अली को मिलाकर अपने हिस्से का 25 बीघे की तो उन्होंने अलग खतौनी बना ली। अच्छा, हमारे बाप को कायदे में थे, जब हमारे जो यूसुफ अली थे उनकी औलाद नहीं थी तो वो गुजर गए। अब उनकी जो उनका हिस्सा था, आपस में 3 जगह बैठना था। 33 बीघे को जो है 1/3 के हिसाब से 11 बीघे जमीन आनी चाहिए थी। 11 बीघे ना आके उन्होंने क्या काम करा, हमारे वालिद, क्योंकि इधर का इलाका सब बंजर का था, ये सब जंगल था, यहाँ पे क्या था, शेर, हाथी और दुनिया भर के जानवर आते थे रातों को। हमारे बाप लंटन लेके और ये बीच में अपना खेती बाड़ी करते थे, मजे लेते थे। ये बेचारे हमारे वालिद जो है रखाते थे। और बंजर का इलाका था। इसको हमारे वालिद ने और मेरा बड़ा भाई असलम जो गुजर गया है, राम कुमार चेयरमैन का यहाँ सेलर है चिल्किया में। अच्छा, 1000 गाड़ी का मलबा निकलवाया। आप जाके देखना पीछे की तरफ, वहाँ गड्ढा है, रोड भी ऊपर बनी है। तो वो गड्ढे में से हमने इसे उपजाऊ बनाया, खेती बाड़ी के लिए, धान गेहूँ लगाने के लिए बनाया। इतना मलबा निकाला, उसके अंदर रेता बजरी थी सब, उसे उपजाऊ बनाया। तो हमारा तो अपने ताऊ मोहब्बे अली खां, जिनका नाम ये रोडवेज का ऑर्डर हुआ मोहब्बे अली खां की खतौनी में, उनसे हमने जो है हमारे वालिद का 1964 में बंटवारा हो गया। अच्छा, 33 बीघे में से। तो हम तो 8 बीघे का हिस्सा हमारा अलग हो गया। 25 बीघे में डीएम सूर्य प्रताप सिंह ने 1992 में एडीएम नजूल की संस्तुति पे रामनगर नगर पालिका से जो कागज मंगाया और उस पर उन्होंने 22 बीघे पे ऑर्डर कर दिया। समझ गए कि ये ज़मीन रोडवेज को हस्तांतरण की जाती है ना। वो भी प्रक्रिया गलत है। कायदे में अगर गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत होगी, हमें नोटिस देते, कुछ हमें सूचना देते, कुछ नहीं दी गई। 2 गाड़ी फोर्स ला के हटाने की कोशिश की गई। 1992 में आप ये कह रहे हैं कि जब सरकार ने ये आप लोगों को बताए बिना ये रोडवेज को दे दी, अपने आप ही दे दी, और आपको पता ही नहीं कुछ भी। हाँ, 2 गाड़ी फोर्स ला के हमें हटाने की यहाँ से कोशिश की गई। कौन से सन में? 1992 में। 1992 में। उसमें किसकी सरकार थी यहाँ उत्तर प्रदेश में? कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर। अच्छा, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सूर्य प्रताप सिंह थे। SDM यहाँ जो है नसीम अहमद थे, वो काशीपुर बैठा करते थे। हाँ, उत्तराखंड जब बना नहीं था, तो उत्तराखंड तो 2000 में बना। UPRTC को ऑर्डर उसमें कर दिया हमने। UPRTC को पार्टी बना के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना जो है, इसमें जो है हम गए इसके लिए स्टे के लिए कि साहब हमारे ये गलत है। ये खराबी कहाँ से हुई मैं आपको बताऊँ, ये मामला है क्या। जब हमने इस पट्टा रिन्यूअल के लिए हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में संयुक्त सचिव से ऑर्डर कराया। 1969 में हमारा पट्टा रिन्यूअल होना था, हमने वो आदेश करा दिया। उसमें हमें टाइम लग गया। 1987 में हमने आदेश करा दिया। हाँ, 1987 में आदेश करा दिया, आदेश हो गया। डीएम नैनीताल ने नगर पालिका से आख्या मांगी कि इनका पट्टा रिन्यूअल का शासन से आदेश आया है, इसकी प्रक्रिया के लिए इनके जो इन्होंने क्या करा उस पर संस्तुति मांगी नगर पालिका से। क्योंकि उस टाइम हमने, क्योंकि आंधी आती थी, तूफान आता था, भाई कच्चे घर में कैसे रहे। हमारे वालिद ने भी, क्योंकि हम नल पे से पानी भरते थे, हम उसका भी टैक्स देते थे, लगान भी देते थे, लगान की रसीदें सारी हमारे पास हैं।
तो नगर पालिका से आंखें मांगी। नगर पालिका ने एक बार हमारे सेक्रेटरी, हमारे ये बड़े ताऊ जो है सफदर अली ने, उन्होंने उसको मारा किसी बात को लेकर, सेक्रेटरी को झगड़ा हुआ था उस दिन से। ये चिढ़ती थी नगर पालिका वाले लोग। इन्होंने क्या काम करा, डीएम को गलत सूचना दे दी कि इन्होंने शर्तों का उल्लंघन करा, इनका पट्टा रिन्यूअल नहीं हो सकता। कौन से सन की बात थी? ये 1987 87 की बात थी। अब जब इन्होंने पट्टा रिन्यूअल नहीं करा, हमने डीएम का फिर रिमाइंडर भेजा उसका कि साहब हमारा पट्टा रिन्यूअल नहीं हुआ। क्या हुआ, तो उन्होंने हमें वो दे दिया कि आपने जो है शर्तों का उल्लंघन किया, आपका पट्टा रिन्यूअल नहीं हो सकता। वो बात हम सुन ही रहे थे, इसने में नगर पालिका नाम पे बेदखली चला दी। काशीपुर एसडीएम का मुकदमा चला दिया बेदखली का। वहाँ हम मुकदमा लड़ी रहे थे। वहाँ हमारे वकील एक तो जगदीश गडेरिया रहे उस सन में 87 में 88 में, और उसके बाद रहे KN पंत काशीपुर में। अब वो मुकदमा चलते चलते जब 1992 आया तो यहाँ पर जो है वो बंशीधर भगत, जो यहाँ के वर्तमान बीजेपी के विधायक थे, वो है तहसील पे धरने पे बैठ गए। उसने कहा साहब वहाँ पे यहाँ पे बस अड्डा बनना चाहिए। अब उसको देखते हुए हमने वहाँ अपने जगदीश गडरिया से कहा कि जो है हमारे इन्होंने मंजू खान है कि भाई इसमें स्टे करा दो। ये उनका है हमारा तैयार होगा कि इसमें स्टे करा दो। और उन्होंने क्या काम करा, जगदीश गडरिया ने अपने जूनियर से कह के इनका स्टे करा दो। 33 बीघे का मुकदमा चल रहा था, 3 बीघे का स्टे करा के उन्होंने हमारे ताऊ के हाथ में रख दिया, इनके मोहब्बे अली खां के। अच्छा। इनके लड़के मंजू खां के। इन्होंने वो हमें दिखाया भी नहीं और बक्से में ले आकर रख दिया। उस बार 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई कोर्ट की, और वो साहब जो है चौथे दिन ही 2 गाड़ी फोर्स ला के हमें हटाने के लिए छो गए। हमने कहा साहब हम पे तो स्टे, हम में गए इनके मंजू खां के बाद, अब ये स्टे दिखाए नहीं। उन्हें दिखाया तो उन्होंने कह दिया, मैंने दो तो सही है कॉपी, है साले वो घुसने को तैयार है ऐसे मामला। उन्होंने जब दिखाया मैंने उनको दिया, तहसीलदार को दिखाया, एसडीएम को दिखाया। एसडीएम को भेजा ही नहीं, एसडीएम को यहाँ इसलिए नहीं भेजा, वहीं रोक के रखा तहसील पे एसडीएम को कि भाई ऐसा ना हो ये मुसलमान है ये भी मुसलमान है, कहीं पक्षपात कर दे, इसलिए उन्होंने उसे भेजा ही नहीं। बस 2 गाड़ी PSC भेज दी। रणवीर सिंह यहाँ ऐसे थे हुआ है, और हमें जो है हमारे धान की फसल करी थी सब उजाड़ दी उन्होंने। जो है बदतमीजी करी, मेरा भाई बोला तो उसे भी उठा के बंद कर दिया उन्होंने। शाम को 5 बजे छोड़ा तो हमने उन्हें वो दिखाया, बोले ये 3 बीघे का स्टे है, 30 बीघे ज़मीन फ्री है। जब हमने कहा कि यार ये गलती हुई, वकील को फ़ोन मिला, बोले यार ये गलती हो गई, तो संपूर्ण स्टे लेने के लिए हम इलाहाबाद गए। उस 33 बीघे पे हमारा मुकदमा चला, 8 साल चला उत्तर प्रदेश में। जब PSC यहाँ आ गई थी तो PSC वापस क्यों गई? PSC क्या हुआ, उन्होंने हल्की जो है वो खूटे जैसे गाड़ दिए। अच्छा। हाँ, बस खूटे वूटे गाड़, उन्होंने कुछ नहीं करा, बस वो लकड़ी के खंभे लाए थे वो गाड़ दिया कि साहब हमारा हो गया, धान की फसल खड़े हुए, बोले ये कट जाए। अब देखिए आप लोग सुनिए, जो ये इंटरव्यू सुन पा रहे हैं, यहाँ तक आप आए हैं, वो परिवार जो 1905 से यहाँ रह रहा है, वो परिवार जिसने कब्जा नहीं किया गया है, जिसको अपने पट्टे की जमीन मिली है, जिसको ये उम्मीद है कि उसकी अपनी जमीन है। इसलिए बता रहा हूं कि नजूल और 1 ग्राम की भूमि में लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये अपने ही पट्टे की जमीन में थी और सरकार ने इनको बिना बताए रोडवेज को दे दिया और इनको अपने घर से बेदखल करने की कोशिश हुई। यही हुआ सर? यही हुआ। अच्छा, फिर जब ये घटना हुई आप हाईकोर्ट गए, स्टे लाए? फिर तो स्टे लाए, उस पर वो तो 33 बीघे पे पूरा मुकदमा चला, 8 साल चला वहाँ। उसके बाद 2000 में ये उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, हाई कोर्ट भी यहाँ अलग बन गई नैनीताल। मैं अपनी फाइल वहाँ से यहाँ ले आया। वहाँ मेरे इलाहाबाद में शशिकांत गुप्ता जी थे वकील, यहाँ मैंने करा उनको PS अधिकारी को। अब मर गए वो, हाई कोर्ट में उनका लड़का है वीरेंद्र अधिकारी। अच्छा। तो 4 साल मुकदमा यहाँ चला। यह PC वर्मा की डबल बेंच ने फैसला दिया। फैसला ये दिया कि हमसे कहा गया कि भाई हम आपको मालिक तो बना नहीं सकते, मालिक आपको राज्य सरकार बनाएगी। बस इतना कर सकते हैं कि राज्य सरकार आपको विधिक न्याय प्रक्रिया के तहत ही हटाएगी वहाँ से। यानी हाई कोर्ट भी मानता था कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको विधिक प्रक्रिया से हटाया जाएगा। हाँ, क्या तो मुआवजा दे के हटाए, नोटिस दे के हटाए, या आपको कहीं और ज़मीन दे, उस तरीके से हटाए। ये नहीं कि आप 2 गाड़ी फोर्स ला के हटाएं और डंडा पेल दें। वो हमें स्टे करके दे दिया। वो स्टे आज भी बरकरार है। उस स्टे को इन्होंने बैकेट भी नहीं कराया। अब लगा लो 2004 5वें महीने में हुआ, अब क्या है 2022, अपील का टाइम होता 30 दिन का। अब वो हो नहीं सकता, वो लागू है, आज भी लागू है। और हमें एक डायरेक्शन दी गई हाई कोर्ट की तरफ से कि भाई हम आपको तो मालिक बना नहीं सकते, मालिक आपको राज्य सरकार बनाएगी। हाँ, आप इतना करें, एक अपने हक का वाद डिप्टी कलेक्टर के यहाँ दाखिल करें, अपने हकों की घोषणा जो आपके साथ ये हो रहा है वो नीचे से फिर जाए। हाई कोर्ट ने ये आदेश कर दिया और बोले हम जब तक स्टे कर देते हैं आपको राज्य सरकार हटाएगी नहीं। और वो मुकदमा हमने जो है 2004 5वें महीने में वो जजमेंट आया हाई कोर्ट से, उसका स्टे का मैंने आपकी कॉपी उस दिन मैंने दिखाई भी थी, और कहोगे तो मैं दे दूंगा, उसकी कॉपी भी दे दूंगा। उसके बाद 2006 में हमने यहाँ पर जो है अपना मुकदमा डाला। उस टाइम यहाँ SDM प्रताप साह थे। 2006 से हमारा वो मुकदमा 229B का, मैंने यहाँ विशेष बाबू थे काशीपुर में, उनसे वो दावा बनवाया हाई कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से। वो दावा मेरा आज भी चल रहा है, क्योंकि अब उसमें क्या है
यह मुकदमा डिसाइड यूँ नहीं हो रहा कि एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी है, उसके पास जो है अगर उसे पर्याप्त समय मिल जाए, जैसे कि मतलब 1-2 दिन अदालत लगाने के सुबह से लेकर शाम तक मिल जाए। 600 मुकदमे पड़े हैं, 650 पेंडिंग यहाँ पे, 229 भी के भी हैं, एक साथ 16 के भी, ज़मीन जायदादों के ही सारे मुकदमे। अब क्या है, 2 बजे अदालत लगती है, 1 घंटे के लिए लगती है, 20 फाइलें भी लगी, किसी में हेयरिंग नहीं होती, किसी में बहस नहीं होती, किसी बस में डेट ही होती है। मेरे वकील इतनी दूर से मुरादाबाद से सरवर आलम एडवोकेट आते हैं, समझ गए, और ये लगा लो उतनी दूर से आना, उनका खर्चा पानी दुनिया भर का जो है। इनका दीपक गौड़ है परिवहन विभाग का वकील, वो तो यहीं रहता पंपापुरी में। ये आए परिवहन विभाग, इसमें हमने इसमें बना रखा था राज्य सरकार को पार्टी, क्योंकि हमारा जो खतौनी में इसमें जो है हमें जो नुकसान पहुँचाया डीएम नैनीताल ने पहुँचाया। डीएम जो है राज्य सरकार का नुमाइंदा हुआ, एसडीएम भी राज्य सरकार का नुमाइंदा हुआ। हमारी खतौनी में से या हमारी ज़मीन को काट के दूसरों को देना, हमें बताना भी नहीं, उसके खिलाफ हम गए तो हम तो उसी को पार्टी बनाएंगे। यहाँ हमने नगर पालिका, शहर के अंदर नगर पालिका, डीएम नैनीताल को पार्टी बनाया था, और वहाँ हमने यूपीआरटीसी को बना कर चला, हाई कोर्ट ने उस पर जजमेंट आ गया। अब प्रदेश अलग हो गया, संपत्ति का बंटवारा हो गया, तो इस उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पहले अपने नाम में डाली ये ज़मीन, उत्तरांचल सरकार के नाम में आई, उसकी भी खतौनी मेरे पास। फिर उत्तरांचल सरकार ने अपने परिवहन विभाग का नाम चढ़ाया, उसकी खतौनी भी मेरे पास है। जो हमारी खतौनी से काटी गई वो भी सब जो है, सारे आदेश वगैरह सब मेरे पास है, समझे। आप कह रहे हो कि आपके पास बकायदा खाता खतौनी है उस जमाने हाँ, खतौनी है, खसरा भी है। खसरा भी है, अच्छा, सारे रिकॉर्ड है हमारे पास। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हम इसका जो है अभी तक ये मुकदमा जो है, जो 229 बी का मुकदमा जो है चल रहा है। 2019 में उत्तराखंड के जो है ये परिवहन विभाग को पता क्या लगा, सब पता था, वो जानबूझ के नहीं आ रहे थे, वो नोटिस तो उन्हें भी गया हुआ था। 2019 में आया, 2006 में ये मुकदमा डाला हमने, उसमें राज्य सरकार को पार्टी बनाया, नगर पालिका को पार्टी बनाया। मैंने जो है अपने तेरे मंजू खां को, अलीम खां को, रईस खां को, इनको पार्टी बनाया। ये हुआ मोहब्बे अली खां के लड़के। दूसरा पक्ष जो है इसमें हमारे दूसरे ताऊ, बड़ों से छोटे ताऊ मोहब्बे अली, इनका मर्डर हुआ था, तो इनके लड़के हुआ मोहम्मद अली और अकबर का भी मर्डर हुआ। उनका लड़का है मोहम्मद अली, और एक इनकी जो भाई की बीवी है समीम जहां, और जो है उनका लड़का शाहनवाज पे जाता था, समीम जहां। ये पार्टी है। तो कितने होगा, 4 और 2 6, एक नगर पालिका 7, एक जो है राज्य सरकार 8। अब परिवहन विभाग 2019 में आया, एसडीएम ने उन्हें अलाउ कर दिया। यहाँ वो थे, क्या नाम है, हरिगिरी गोस्वामी थे शायद, उन्होंने उनको अलाउ कर दिया। बहस हुई हमारे वकील के साथ, हमने कहा साहब इनको तो पता ही था 2019 में। हमने बोले आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया, मैंने कहा साहब पार्टी तो ये हाई कोर्ट में बनी चले आ रहे हैं, ये रखा हाई कोर्ट का ऑर्डर, इन्हें सब पता था। भाई हमारे गाल पे तो थप्पड़ इन्होंने डीएम ने मारा, हमने तो डीएम को पार्टी बनाया, ये तो बाद में आए, हमने तो उनको आज भी बना रखा। बोले नहीं, इन्हें भी अलाउ कर दे, क्योंकि खतौनी में इनका नाम चढ़ गया है, तो इन्हें अलाउ कर दिया उन्होंने। तो नवे रूप में ये पार्टी है, 9 पार्टी है, मैं वादी, ये प्रतिवादी। मतलब अपनी ही जमीन को बचाने के लिए आप उतने साल से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना पैसा अभी तक बर्बाद हो चुका है इसमें? अरे ये लगा लो, ये ज़मीन में बर्बाद होके बैठे हैं। ये छोटा सा मेरा ये एक आशियाना है, बस जैसे तैसे करके कट रही है। आप पे आरोप लगे कि आपने करोड़ रुपए की जमीन बेच दी है, तो वो आरोप तो देखो ऐसा है ना। अच्छा, ये आरटी एक्टिविस्ट आजिम खान की एंट्री कैसे हुई? देखो ऐसा है, अब किसी ने हमारे पीछे लगाया या खुद लगा, हमारा तो उससे कोई ऐसा जो है दुश्मनी तो है नहीं, समझ गए। वो आए दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, गूगल पे भी डाल रखी है उनने। अच्छा, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आजिम खान जो आरटी एक्टिविस्ट होने के नाते यहाँ आए, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार इनको दे देगी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वो क्या, नहीं वो उसके घर का माल थोड़ी है ये भाई, सरकार का और हमारा झगड़ा है। सुन लो मेरी बात को, अगर कोई गलत होता, कितना टाइम हो गया 1992 में, सरकार की क्या पावर नहीं है क्या? सरकार के पास इतनी पावर है कि पूरा शहर भी बगावत पे आ जाएगा ना तो कुचल देगी। अच्छा, ये 307 और 308 खसरा का क्या मतलब है? ये जो मैंने जो बताया 13 नंबर खेत, 13 नंबर खेत में ही 307 और 308 का रकबा बनता है खतौनी में। अच्छा, हाँ। हम जिसमें बैठे हैं ये 307 है, यहाँ से ऊपर को 308 है, जिसमें ये रामलीला वगैरह होती है 309 है, ऐसे चलेगा ऊपर को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये ऐसे चलेगा। तो ये हुआ खतौनी नंबर, जो मैंने बताया था खेत नंबर। अच्छा, हाँ, तो 13 नंबर। तो अब हमारा जो है ना, ये जिनकी खतौनी में ये ऑर्डर हुआ था रोडवेज का, मैंने बताया ना वो 3 बीघे का स्टे था, तो वो 3 बीघे का छोड़ के उन्होंने 22 बीघे पे रोडवेज वालों ने कब्जा कर दिया था, मतलब कब कोशिश करी कब्जा करने की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये 22 बीघा जमीन पे रोडवेज का जो है, उसका आपके इस 8 बीघा से कोई लेना देना नहीं? हमारा कोई लेना देना। मैं यही साबित करने के लिए मैंने 229 बीघा ये मुकदमा कर रखा। अच्छा, क्योंकि ऐसा मेरा दावा तो इसमें है। अब इसमें लग गई उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से 7-11। हाँ। हमारे वकील ने 7-11 का जवाब भी बना के लेके आ गए। 7-11 का क्या मतलब हुआ? 7-11 का ये मतलब है, उनका कहने का मतलब है ये नॉन जेडे की ज़मीन है, और दूसरे 229 बी का मुकदमा यहाँ पे नहीं चलेगा, आप सिविल में ले जाएं इसे। अच्छा, हमारे वकील साहब ने कहा 17 साल के बाद आप हमें ये बता रहे हो कि ये मुकदमा यहाँ नहीं चलेगा।
17 साल पहले, मतलब आप 2019 में आए हो और राज्य सरकार इसमें पार्टी जो है 2006 से है। अच्छा, ना उनके वकील ने करा, ना नगर पालिका के वकील ने करा, आप आए हो स्पेशल, ठीक है, इसका भी जवाब देंगे, कोई परेशानी नहीं है। हमारे वकील साहब ने इसका जवाब रखा तो सरकारी वकील ने साहब इसमें कहा कि साहब मैं इसे पढ़ूंगा, समझूंगा, समझ गए, और कुल मिला के उसमें 1.5 साल खींच दिया। बीच में कोरोना भी आ गया तो अदालतें भी नहीं लगी। तो आपको क्या लगता है ये जो फैसला है आपके हक में आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, और कितना टाइम लगेगा इसमें भी? देखो ऐसा है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आज आप एसडीएम साहब को मतलब एक दिन दे दें क्या अदालत लगाने का, हफ्ते में एक दिन दे दें, तो जो 650 मुकदमे हैं उसका निस्तारण हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी आपने कहा कि जो वकील ने कहा, जो नए वकील ने, कि ये तो 229B का केस यहाँ लगेगा नहीं, सिविल कोर्ट में जाओ, तो कैसे होगा फिर ये मसला? क्यों? जब हमारे देखो सुनो, 1949 का जो एक्ट है उसी में से वो 711 निकाली गई। अच्छा, उसमें क्या है मैं आपको बता दूं, उसमें सीधा सा यह है, हम हमारे पास अधिकार है उस 711 को ध्वस्त करने का। अच्छा, उसी जो एक्ट के अंदर से। अब हम उस पर बहस कराएंगे। हमारे इसमें जो है 27 तारीख लगी है, मैं इसमें एक हफ्ते की इससे ज़्यादा की तारीख निकाली है, मैं तो इसको निपटाना चाह रहा हूँ। हुआ क्या अभी सुन लो, मेरी इसमें 22 तारीख थी, 22 के बाद इसमें 30 तारीख थी, शनिवार का दिन। 30 तारीख को पता नहीं क्या हुआ, उस दिन भी अदालत नहीं लगी, तो मैंने कहा भाई 30 तारीख को इसमें तुम जो है अगले 6 तारीख की डेट दे दो। आपको तारीख पे तारीख मिलती चली जाएगी। तो अब सुनो, अब यहाँ पे कहानी क्या ख़राब हो गई, यहाँ सरकारी वकील फ्राइडे को और शनिवार को उपस्थित होते हैं, बाकी वो कमिश्नरी देख रहे हैं वहाँ। अच्छा, 2 दिन देख रहे हैं, 2 दिन में ही हमें डेट लेनी है। अब 2 दिन में हो गया, या उल्टा जिला अधिकारी ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया, समझ लो। 30 तारीख को, 6 तारीख को जनता दरबार है फर्स्ट, फिर 2 हफ्ते के बाद फिर जनता दरबार है। अब मुझे इतनी लंबी तारीख कैसे लेनी पड़ी, मैं आज आपको ये भी खुलासा करता हूँ। 6 तारीख को जनता दरबार है, उस दिन अदालत नहीं लगेगी। 13 तारीख को शायद रक्षाबंधन है, क्या है, उसमें भी छुट्टी है, तो उस दिन की भी डेट मैंने कहा, मैंने देखा कैलेंडर, मैंने कहा इस दिन भी छुट्टी है, वकील को बुलाना बेकार है, तो मैंने कहा जो है इसमें 20 दे दो। तो पता चला 20 को भी जनता दरबार है, एडीएम आए या डीएम आए, 2 आ रहे हैं, पहले एडीएम आता, डीएम आता, फिर जिलाधिकारी, फिर एडीएम नजूल आते हैं। तो मैंने कहा उस दिन भी छुट्टी है, तो मैंने फिर ब्रजेश से कहा वहाँ पर, यहाँ अमरपाल जी का तो ट्रांसफ़र हो गया, अब नए आए हूँ पेशकार नासिर भाई, तो अब मैंने कहा इसमें तुम यार 27 दे दो, 27 पे मैं इस पर बहस कराऊंगा 711 पे। इससे पहले बहस कब हुई थी? इससे पहले तो मेरे इसमें बयान भी हो चुके हैं, सब हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ। अभी जो इससे पहले जो पुरानी डेट पड़ी वो कब पड़ी थी, कितना टाइम पहले? इससे पहले मैं बता तो रहा हूँ, तो लगातार पड़ी, 22 पड़ी, 30 पड़ी, अब 30 में, अब मैं तो हर हफ्ते की डेट डलवा रहा हूँ इसको निपटाने के लिए। अब इसमें छुट्टी हो रही, 6 तारीख को जनता दरबार, शनिवार को। आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी निपटारा हो जाए, पर ये देरी वहीं से हो रही है? वहीं से हो रही, क्या करें, 6 तारीख को जनता दरबार है, 13 तारीख को भी ये पर्व है, शायद रक्षाबंधन है, क्या है उससे। अगर मान लीजिए कि ये फैसला आपके पक्ष में नहीं आया, तब क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं है, उसके बाद कमिश्नर में हम अपील करेंगे, इसकी कमिश्नर के यहाँ अपील करेंगे। कमिश्नर भी हारते हैं तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में भी अगर हारते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो बहुत सारी सीढ़ी है। अच्छा, लेकिन आप जहाँ तक आपको लग रहा है, आपका जो अंदर का दिल है, हालांकि मुझे भी जब तहकीकात किया मुझे भी लगता है कि आपके साथ गलत तो हो रहा है, क्योंकि सरकार जब 1905 से आपके पास है, और मैं गलत इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि 1 ग्राम में लोगों ने कब्जा कर रखा है, नजुल की भूमि में कब्जा है, अब तो अपने पट्टे में थे, तो आपको दुख नहीं होता? कह रहे अच्छा तो मैं नजुल की भूमि में कब्जा करके बैठ जाते हम लोग। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में बताऊं क्या, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 2020 में कि 12 साल तक कब्जे का, कि 12 साल तक जिसका कब्जा है, जैसे तुम्हारा मेरा, अगर मैं तुम्हारी ज़मीन में रह रहा हूँ 12 साल तक उस पर कोई विवाद नहीं हुआ तुम्हारा मेरा, तो आप मुझे हटा नहीं सकते। ये तो हुआ कब्जे वाला। और वही कानून सरकार के लिए 30 साल। अगर मैं सरकारी ज़मीन पे बैठा हूँ, चाहे वर्ग 4 की बैठा हूँ या वर्ग 6 की बैठा हूँ, वर्ग 1 की ज़मीन में बैठा हूँ, तो सरकार को मुझे मालिकाना हक देना पड़ेगा। सरकार के लिए 30 साल, सरकारी ज़मीन के लिए, आम आदमी के लिए 12 साल। वो 2020 का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का फैसला है, वो लागू होता। और हम कब से हैं? 1905 से। और हमारा विवाद कब से शुरू हुआ? 1992 से। और हम कब से हैं? 1905 से। तो बीच में तो हमारा विवाद नहीं रहा ना। तो 30 साल अगर, तो 1992 से पहले क्या कर रहे थे आप? 1992 से तो हम तो सब खेती बाड़ी जब इसमें कर रहे थे, धान गेहूँ सब बोते थे हम यहाँ पर। और अचानक से ही सरकार ने जो आपको बिना बताए बताओ, इनका ये वो हुआ, ये आगे आपके ना, ये जस्सा गांजा रोड के आगे एक चीज, ये नहर थी, इसके कुलावा नंबर 1 से जो बड़ी नहर है, वहाँ से पहले एक छोटी नहर जाती थी सीधी, जिसमें वो बड़ी नहर बनी है। उस कुलावा नंबर 1 से ही सिंचाई की सारी गूलें जुड़ी हुई थी। हमारा पड़ता था कुलावा नंबर 1 से सारे खेती में पानी आता। हमारे बाप ने आम लीची का बगीचा लगा रखा था, ताऊ का भी आम लीची का बगीचा था। अब जब ये कुलावा नंबर 1 से गूल बंद हो गई, बीच में जो मकान बने भवानीगंज से, तो उन्होंने क्या है, अपने लेटरिन के पैप, संडास के पैप उसमें डाल दिए नाली में। अब उससे जो पानी आया वो गंदा तेजाब का, तो हमारी लीची के पेड़, ये छूत बहुत मानती है लीची, वो सब जल गए। तो नगर पालिका ने, फिर मीडिया ने चलाया, आजिम खान जैसे जने कितने आया कि साहब इन्होंने बगीचों को सुखा दिया। मैंने वो मिट्टी ले आकर, मेरे पास रिपोर्ट भी रखी होगी, मैंने रुद्रपुर लैब में भेजी। मैंने कहा किस कारण से मेरे पेड़ जो है वो हुए।
तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये सूख गया। अब भैया हमारी तो रोजी रोटी का धंधा होता है, जब आम लीची का बगीचा बंद हो गया, खेती बाड़ी का भी जरिया बंद होगा, तो कुछ ना तो कुछ तो हमने करना ही था। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा, पहले हमारे यहाँ ये चार वो थे हमारे ताऊ, बड़े ताऊ, उससे छोटे ताऊ, फिर हमारे बाप। अब 4 भाइयों की औलादें कितनी हो गई, अब उनकी औलादें कितनी हो गई। हमारा कुनबा 150 लोगों का है यहाँ पे। अच्छा, उस टाइम से 1905 से लेकर अभी तक। हाँ, कुछ ऐसे हैं कि जो है अपना ये जो कह रहा है ना अजीम खान बसा, उन्होंने पैसे लेके बसाया, पैसे लेके नहीं बसाया। कुछ हमारे बाप के टाइम से जो है उन्होंने, बाप का याराना था, हमने कभी तुम बना लो यहाँ पे, कहाँ इतना टैक्स देंगे, बना लो। हमारे जो है 3-4 बच्चे ही हैं, इनके लिए इतना काफ़ी है, बहुत है। इसमें खेती बाड़ी करते चला, वो धीरे धीरे करके ऐसे आबादी हो गई। 1992 में आबादी थी जब ये रोडवेज को स्थानांतरण करी। मैंने तो उसमें ITI में मांगा इनसे कि आप, एक प्रक्रिया होती है ज़मीन ट्रांसफ़र करने की, एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम शहर में बैठे हैं, नगर पालिका स्टेट गवर्नमेंट की चौकीदार है। इसको 1952 में जो इसके लिए एक एक्ट बनाया था, तो 3 अधिकार दिए गए थे नगर पालिका को: स्टेट गवर्नमेंट की संपत्ति की देखभाल, सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था। अब नगर पालिका ही कुछ ज़मीन बेच के, जो तुमने देखा होगा घास मंडी में भी दुकानें बना रखी, आय का स्रोत बना दिया। इन्होंने क्या काम करा, इस जगह को दुकानें बनाई और इसका नीलाम कराया। अभी ग्रीन वैली के ऊपर इन्होंने 3 दुकानें 1.5 करोड़ की बेची बोली लगा के। सरासर गलत उंगन। राज्य सरकार से कोई परमिशन नहीं ली, DM से कोई परमिशन नहीं ली। नगर पालिका में सब वो चुने हुए मेंबरों की अपना कैबिनेट बना दी गई और उन्होंने जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। यहाँ भवन कर पता है कितना, 450 रुपये पर साल के हिसाब से भवन कर लिया जा रहा। क्यों लिया जा रहा? बस संपत्ति तो स्टेट गवर्नमेंट की, ऐसे मानो। और ईंटें सरिया सीमेंट लगा के फलाने मकान बनाया। नगर पालिका स्टेट गवर्नमेंट की चौकीदार, तो चौकीदार जो है वसूली कैसे कर सकता? मैंने कई बार नगर पालिका से कहा, मेरी सिस्टम से खराबी, मुझे यूँ ही गुस्सा चढ़ता कि ये संविधान से और शासन प्रशासन के जियो से जाके अधिकारी जब बाहर जाके काम करता तो हमें फिर दूसरा एंगल तलाश करना पड़ता। समझ गया? यानी कुल मिला के सरकारी गुंडागर्दी आपके साथ हुई है। हाँ। अच्छा, तो मैं अब आपको बताऊं, जब ये ज़मीन नगर पालिका, वहाँ पर हमने इसको पार्टी बनाया तो नगर पालिका का जवाब क्या था? यहाँ SDM कोर्ट में नगर पालिका कहती है कि साहब, इनकी जो भी बेदखली की कार्रवाई हुई वो जिले स्तर से हुई। हमने तो जब ये इनसे कब्जा परिवहन विभाग को सौंप दिया, क्या कह रहे हैं, 1992 में हमने कब्जा परिवहन विभाग को सौंप दिया और इस कॉलोनी से, वो मंजू खां की कॉलोनी से हाउस टैक्स लगा के जो है वसूली कर रहे हैं। समझ गया? वसूली कैसी कि एक कमरे पे 450 रुपये सालाना के। अब जैसे मेरे 3 कमरे हैं, 4 × 12 13 1350 रुपये पर साल के हिसाब से नगर पालिका को दिए जाएंगे। अच्छा, कमरे के हिसाब से वसूली होगी। अच्छा, उसके बाद कोई इन्होंने किराएदार रख दिया तो जस्ट डबल है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। तो अब एक बात बताओ, राज्य सरकार को तो रॉयल्टी एक पैसा नहीं मिल रहा, राज्य सरकार से जो है ये नगर पालिका ग्रांट भी ला रही है और अपने स्रोत इतने बना रखे हैं, इनका पैसा जा कहाँ रहा है? अब बताओ, ये अनाउंस करते फिर रहा है कि ये छोटे दुकानदारों को लोन बांट रही नगर पालिका। क्यों बांट रही है? हाँ, आपका पास अगर फालतू पैसा है तो उत्तराखंड की जो हालत हो रही है, तो आप उसके राज्य सरकार के खाते में जमा कराएं, आप बात खत्म हो गए। कर्मचारियों से सैलरी तो जो है स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, राज्य सरकार दे रही नहीं दे रही है, वो नगर पालिका नहीं दे रही। नगर पालिका की आय का स्रोत बताऊँ अभी, बड़े मीट का यहाँ जो मुसलमान खाते हैं, 60 लाख का 12 फड़ का सौदा, 60 लाख का 5 लाख रुपये पर फड़। अच्छा, नगर पालिका की ये आय, काउंटिंग करना कभी। दूसरा, नगर पालिका का तय बाजारी, ये जो ठेले वेले लगाते हैं रोडों पे, 10 रुपये की पर्ची कटती है इसका 22 लाख रुपये सालाना का इसका जाता। 4.5 लाख का जो ये बिजली के खंभे हाइडल के, इस पे जो जैसे मैंने फ्लैक्सी लगा दिया। अच्छा, जैसे कि मैं अपना आवाम की आवाज़ मेरी समिति का बैनर है, मगर मैंने लगा दिया तो मुझे नगर पालिका को पैसा देना पड़ेगा, इसका अलग उनका वो है। अच्छा, संभल से जो ईंटें आती हैं, ट्रक लेके आते हैं, 250-500 रुपये ट्रक इनसे लिए जाते हैं। नगर पालिका रानीखेत रोड की वसूली किसी को ठेका नहीं देती, खुद वसूली करती है। कितना कमा रही किसी को कोई पता नहीं, एक बात। दूसरा, मच्छी 1 रुपये किलो था, अब मेरे ख्याल से दाम बढ़ा दिया उसका। जितनी भी मच्छी बाजारों में मच्छी बिकती है, किलो के हिसाब से नगर पालिका पैसे लेती है। मेरे ख्याल से 7-8 लाख रुपए का उसका भी है, मुर्गे का, और उसके बाद झटके का, बकरे का और उसका हलाल का। समझ गए? नगर पालिका 7.5 करोड़ रुपए सालाना का ऐसी खाते में आ जाता है उसका। समझ गए? उसके बाद स्टेट से ग्रांट लेनी, सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह राज्य सरकार दे रही, अपना लोन बांट रही है। ये छोटे उद्योगों को रोज़ अलाउंस हो रही है उनकी कूड़े की गाड़ी से 10,000 से लेके, जिसने अगर 10,000 लिए हैं, अगर उनने जमा कर दिए तो 50,000 रुपये फिर ले ले। तो ये प्रक्रिया नगर पालिका अपना रही है। अच्छा, वो जो हाउस टैक्स दे रही थी ना नगर पालिका, तो उसमें एक नीले रंग की स्याही से एक मोहर लगा के दे रहे थे। उसमें साफ लिखा है कि स्वामित्व का निर्णय शासन की नीति के अनुसार होगा। अब कल को हमने एक दिन में ये साहब से मिला, इनसे क्या नाम है, मनोज दास जी से। मैंने कहा साहब, आपने मेरे ऊपर ये टैक्स लगा दिया,
मेरे ऊपर आपका टैक्स नहीं बनता, नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत हो। मैंने कहा, वो बोले कैसे? मैंने कहा आप अपना शासन आदेश दिखा दें मुझे कहीं से, आप उत्तराखंड गवर्नमेंट का या यूपी गवर्नमेंट का कि ये आदेश है, इसके अंदर हमें टैक्स लेना है। बोले भाई वो नहीं देंगे, हम तो टैक्स लेंगे। मैंने कहा साहब किस बात का टैक्स देंगे? ये मोहर आपने लगा रखी है, या तो स्वामित्व का अधिकार दे दो मुझे, मालिकाना हक दे दो, ताकि मैं अपने मकान के कागज़ बैंक में रख के तो कुछ छोटा मोटा लोन लेके उद्योग को कुछ अपना घर गुजर बसर तो कर सकता हूँ, समझ गए? तो बोले वो ये तो मोहर तो लगेगी। तो मैंने कहा साहब ये तो एक तरीके से आपकी बदमाशी हो गई, एक जैसे गुंडा वसूली करता आप भी कर रहा हो। मैंने कहा संपत्ति तो है राज्य सरकार की, ऐसा लगा लो ज़मीन राज्य सरकार की है, उस पर स्ट्रक्चर सीमेंट सरिया ला के बनाया मैंने मकान, और आपको मैं काय का दे दूँ? तो बोले ये सफाई करके नाम से लिया जा रहा है। मैंने कहा सफाई करके नाम से लिया जा रहा है तो इस पर लिखो सफाई कर, उस पर लिखो। कल को मेरे घर मैं आपको सफाई का पैसा दूंगा, कल को मेरे घर झाड़ू नहीं लगेगी तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, आपकी बात जो है कोर्ट में कहूँगा साहब मैं पैसा दे रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे घर के आगे सफाई नहीं कर रही है, तो उस पर भी एग्री नहीं। मैंने कहा अधिकार दे दो मुझे, टैक्स ले लो, उस पर भी एग्री नहीं। अब मेरे पास हर साल ये नोटिस भेजते हैं। अच्छा, यानी कि आप हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? अच्छा, कुल मिला के, अब मैं इधर एंट्री बहुत लंबा हो गया, शुरू करता हूँ, खत्म करता हूँ। कुल मिला के 33 बीघा जमीन है। उस 33 बीघा जमीन में 8 बीघा जमीन आपकी इधर है, बाकी 25 बीघा जमीन है। उस ऑर्डर हुआ है, और उस 25 बीघा में से 22 बीघा जमीन रोडवेज की है, और जिसमें से हाँ, और जिसमें 3 बीघा जमीन उनकी अपनी है, ये कहना चाह रहे हैं, जिसपे उनको रोडवेज का हिस्सा नहीं है। जो रोडवेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो छूटा कैसे था? वो जो 3 बीघे का स्ट्रक्चर, अच्छा, उस पर 30 बीघे आके उन पे उन्होंने बाकी पे कब्जा करा, उनके जो खाते में चढ़ी वो 22 बीघे जमीन। अच्छा, मान लो कि अगर रोडवेज कब्जा करता है 22 बीघा जमीन पे, तो उसमें आपके 8 बीघा जमीन का कोई नुकसान नहीं होगा? हमारा नहीं, हमने तो लिख के दे दिया। मैंने तो चंदन रामदास जो परिवहन मंत्री हैं, मैं उनको देकर आया लेटर। मैंने कहा साहब ये है भोगल परिस्थिति, मैंने यहाँ मुकदमा डाल रखा रामनगर एसडीएम कोर्ट में, और क्योंकि मेरे साथ गलत ना हो करके हमारा बंटवारा अपने तैयरों से, जिनके नाम में खतौनी है मोहब्बेली खां के, उनसे हमारा 64 में बंटवारा हुआ हुआ। मैं साक्ष्य देकर आया हूँ चंदन रामदास जी को, और मैंने कहा आप अपने एमडी को ऑर्डर करें देहरादून, समझ गए? तो एक सतपाल महाराज जी ने लिख के दिया, उनको भी यही कहा कि साहब ऐसे मामला, हमारा इससे रोडवेज से कोई मतलब नहीं, हम तो वो तो चक्की के 2 पार्टों में पिस रहे हैं, इस मुकदमे को हम चला रहे हैं, हम तो बर्बाद होकर बैठ गए इसमें, हमारा तो कोई लेना। अच्छा, मान लीजिए कि अगर सरकार कब्जा कर लेती है 22 बीघा जमीन पे, कब्जा करती है सरकार, तो उसमें आपका जमीन के हिसाब से आप पर कोई आंच नहीं आएगी ना? मेरा तो अलग है, मेरा तो कोई रोडवेज से कोई मतलब नहीं। अब आप लोगों आपका ही कहना है 25 बीघे जमीन का, 25 बीघे जमीन में से ही जो खतौनी में 22 बीघे जमीन रोडवेज को दी, 3 बीघे मंजू खां के नाम में आज भी है, समझ गए? अब वो 22 बीघे जमीन उन्हीं की तो हुई, ये टोटल है जमीन 33 बीघे। 25 और 8 कितने हो गए? 33। हम 8 बीघे में अलग है, हमारे पास मैप है, उसका पूरा नक्शा है, नगर पालिका ने, हमने आरटीआई में मांगा, उनसे सूचना अधिकार के तहत उन्होंने हमें दे दी कॉपी। अच्छा, अब जो 22 बीघा जमीन जिन पे कब्जा है एक्चुअल में जो भी है, वो इस लड़ाई में आगे आते हैं? कोई नहीं आता आगे, वही मैं ही कर रहा हूँ, एक्सपार्टी हो जाएगा किसी दिन, 1.5 साल तो वो तारीखों पर नहीं जा रहे। उससे क्या होगा जब वो नहीं जा रहे हैं? तो नहीं जा रहे तो अब क्या करें? अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर है, उसमें एक ऑर्डर तो ऐसा हो गया कि वो निर्माण कार्य भी नहीं कर सकते। पर मैं तो अभी देख के आया वहाँ पूरा सब मकान, तो सारी जमीन बिक चुकी है उसका। अगर मान लीजिए सरकार ने ले लिया तो सबको वापस हटाना पड़ेगा वहाँ से। एक बात तो बताओ, उनके दिमाग में शायद यही गलत फहमी है कि 12 साल तक जिसका कब्जा है सरकार उसे हटा नहीं सकती। लेकिन एक बात बोलो, वो कानून इन पे लागू नहीं होगा। 1992 में उनके नाम खतौनी में चढ़ गई, कैसे भी चढ़ गई, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर वो भी साथ में लड़ते, हमारे तैयारी भी साथ में लड़ते, तो हो सकता है कि हमें इसमें एक वो मिलता। हाँ, लेकिन वो खुद ही इसी केस को जो है हराना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? समझ गए मेरी बात? तो अब ऐसा उनकी ज़मीन की पैरोरी मैं तो नहीं कर सकता, मैं करूँगा तो अदालत भी एसडीएम भी कहेगा भाई तुम्हारा क्या मतलब। कुल मिला के आप इसमें बस अड्डे की जमीन से आपको कोई लेना देना नहीं, आप अपनी 8 बीघा की जमीन को बचा रहे हो। हाँ, और एक बात और, वो अजीम खान ने जो कह रहा है, वो उसने जो SIT जाँच कराई, SIT जाँच भी इसमें हुई। अगर हम कोई वो होते, धोखाधड़ी करी होती है, हमने सरकारी ज़मीन घेरी होती, तो क्रिमिनल एक्ट में जो है SIT हमारे ऊपर जो है मुकदमा कायम करती, हमें जेल भेजती। उसने भी हमें क्लीन चिट दे दी, समझ गया? उन्होंने कहा ये इसके दायरे से बाहर आते हैं, लेकिन उनके लिए कह दिया उन्होंने, उनके लिए कह दिया 92 परिवार ये जो बसे हैं उनके खिलाफ बेदखली चला सकते हैं, जो 22 बीघा के हैं उनके खिलाफ चला। उसका पूरा जो है ऑर्डर है मेरे पास है, जोनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मेरे पास है। उन्होंने वो रिपोर्ट IG को भी भेजी, कमिश्नर को भी भेजी, DM को भी भेजी, और यहाँ SDM को भी भेजी, और एक कॉपी मुझे भी दी उन्होंने। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमसे। इस पर और लंबी चर्चा हम करेंगे, बहुत लंबा इंटरव्यू हो चुका है, इस पर हम मंजू खान जी से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। पुनः बता दूं मैं आपको, 33 बीघा जमीन है ये पूरे इलाके की, जिससे 25 बीघा जमीन जिसके बारे में आज़िम खान ने बात की है, और मीडिया में भी खबर आई है अखबार में कि 25 बीघा जमीन, 22 बीघा जमीन जो है वो बस अड्डे की है, लेकिन उसका इस 8 बीघा से कोई लेना देना नहीं है। सारे सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर।